आखिर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट इतना डिले से क्यों डिलीवर होता है? एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट टाइमलाइन से डिलीवर क्यों नहीं करता? क्यों एक घर खरीदार को सालों साल इंतजार करना पड़ता है उसके अपने घर के लिए सारे पैसे देने के बाद? जितने भी अवेलेबल डाटा मार्केट में है उसके अनुसार इंडिया के 50 शहरों में 50% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपने टाइमलाइन से डिलेड हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों? बिल्डर्स की अगर सुने तो आपको तो एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी आ जाएगी, बेचारा कितना शरीफ आदमी है, इतने सारे इसके चैलेंजेस हैं। वो कहेगा कि देखिए हमें अप्रूवल टाइम से नहीं मिला, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिले, रॉ मटेरियल के प्राइसेज बढ़ गए, डिमोनेटाइजेशन जैसे मामलों को वो फोर्स मेजर बता देगा, अपने इतने चैलेंजेस, इतने कंपल्सन बताएगा कि आपको लगेगा ये बड़ा भला आदमी है। बुनियादी सवाल यहां पर यह उठता है, अगर ये सारे चैलेंजेस सही हैं, अगर बिल्डर्स के सारे आर्गुमेंट सही हैं, तो 50, 55, 60% प्रोजेक्ट डिलेड हैं, बाकी प्रोजेक्ट टाइम से कैसे पूरे हो रहे हैं? अगर मैक्रो लेवल पे चैलेंजेस हैं तो सारे बिल्डर के चैलेंजेस कॉमन हैं। मुझे याद है डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बिल्डर ने बहुत विक्टिम कार्ड खेलते हुए मुझे बोला था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे पास कैश क्रंच हो गया है। और ज्यादातर मामलों में जो डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रोजेक्ट डिले हुए उसमें बायर को यही कहा गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर डिमोनेटाइजेशन की वजह से कैश क्रंच हुआ तो क्या इसका यह मतलब माना जाए कि आप कैश में डील कर रहे थे, आपका पूरा बिजनेस कैश इकोनॉमी था? तो बिल्डर के आर्गुमेंट्स में कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि जब भी रियल में कोई फोर्स मेजर होता है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन होता है। डिमोनेटाइजेशन को अगर आप फोर्स मेजर कहते हैं तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है, आप डिसाइड कर लो। सिमिलरली जब आप कहते हैं आपको टाइम पे अप्रूवल नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे हजारों प्रोजेक्ट को जानता हूं जहां आप अप्रूवल के लिए प्री मैच्योर स्टेज पे अप्लाई कर देते हैं और बायर को यह कहते हैं देखिए हमने अप्लाई कर दिया, अब हम आपको कंपेंसेशन भी नहीं देंगे क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया। ये नहीं बताते कि अथॉरिटी में उन्होंने प्री मैच्योर स्टेज पे किया है और उनके प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगा है कि आप ये काम पूरा किए बिना, इतने इतने एनओसी लिए बिना आपने ओसी के लिए कैसे अप्लाई कर दिया? सवाल ये उठता है फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट इतना डिलेड क्यों होता है? कुछ वजह हैं जो मैंने अपने मार्केट एक्सपोजर से देखा है, समझा है। पहली वजह, बिल्डर का कैलस एटीट्यूड, उसका फिस्कल इनडिसिप्लिन। ज्यादातर जो बिल्डर्स बने हैं पिछले कुछ सालों में बहुत छोटे लेवल से बने हैं, फर्स्ट जनरेशन है, इवन जो सेकंड जनरेशन है बहुत छोटे लेवल से उठकर आए हैं। बिल्डर फ्लोर बनाते थे, कोई 5 यूनिट से लेकर 25 यूनिट बनाते थे, अचानक 500 यूनिट लॉन्च कर दिया, इतना पैसा कभी देखा नहीं था, तो वो उस पैसे को संभाल नहीं पाए, उनकी पर्सनल लाइफ बिजनेस लाइफ से आगे निकल गई। मैं ऐसे ऐसे बिल्डर्स से मिला हूं जो 4 एकड़ का प्रोजेक्ट 10 साल में डिलीवर नहीं कर पाया है, लेकिन पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा है, कभी दुबई घूम रहा है, कभी शिमला घूम रहा है। और चूंकि मैं कई लोगों से सोशल मीडिया पे जुड़ा हूं तो मैं फेसबुक वगैरह पे देखता हूं उनकी नाइट लाइफ, उनकी पार्टीज। तो बिल्डर का जो ये कैलस एटीट्यूड है, फिस्कल इनडिसिप्लिन है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह, फंड शॉर्टेज। यहां पर भी बिल्डर एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलता है कि देखिए हम इतना बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फंडिंग की प्रॉब्लम है, हम क्या करें? अब इसकी 2 ही वजह हो सकती है। आजकल वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और हम लोग पूछते थे कि प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर कैसे होगा, तो बिल्डर बताता था देखिए 30% इंटरनल एक्रूअल हैं, 30% हम बैंक फंडिंग है और 40% हम बायर के रिसीवेबल्स लेंगे। अब यहां पर 2 प्रॉब्लम आ जाती है। पहली बात, आप इंटरनल एक्रूअल के नाम पे आपके पास अपनी तरफ से देने को कुछ नहीं है, जो है आप उस लैंड के कंपोनेंट को आप इंटरनल एक्रूअल कह रहे हैं। दूसरा, आप फंडिंग, बैंक फंडिंग की बात करते हैं, आपके प्रोजेक्ट में डिमेरिट होगा, बैंक फंडिंग नहीं होगी।
तीसरा, बायर के रिसीवेबल्स। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बिजनेस है तो बायर के रिसीवेबल से काम होगा, लेकिन वो इस एक एजम्पशन पे है कि प्रोजेक्ट लगातार सेल होता चला जाएगा। अगर लगातार सेल होता चला जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट सेल नहीं होता है, वजह कुछ भी हो, प्रोजेक्ट के अपने डिमेरिट हो या प्रोजेक्ट आपके ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो या मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो, प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं होता है तो आपको फंडिंग की शॉर्टेज हो जाती है, फिस्कल क्रंच हो जाता है और इसमें फंस जाता है वो होम बायर जो पैसे दे चुका है। चूंकि कोई भी प्लान आप लेते हैं, डाउन पेमेंट लेते हैं, पूरा पैसा आपको देना होता है। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर खड़ा होने तक 90% ले लिया जाता है और ज्यादातर प्रोजेक्ट जो डिले होते हैं उसी के बाद रुकते हैं। मैं उन प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल स्टॉल्ड हैं, लेकिन ज्यादातर जो डिलेड प्रोजेक्ट हैं वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में 90% लेने के बाद, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद होता है। तीसरा, फिस्कल डाइवर्जन। जब बिल्डर फंड का डाइवर्जन करना शुरू करता है, होता क्या है कि स्ट्रक्चर खड़ा होने तक आपने बिल्डर ने बायर से 90% ले लिया, अब उसका इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट्स में खत्म हो जाता है क्योंकि वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर चुका है, प्रॉफिट बना चुका है, अब सिर्फ डिलीवर करना है। वो उस पैसे को डाइवर्ट करके 4 और प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। पिछले दिनों जितने प्रोजेक्ट डिले हुए हैं उन सब की सबसे बड़ी वजह फंड डाइवर्जन थी। बिल्डर का इम्प्रूडेंट ग्रीड कि मैं एक प्रोजेक्ट के पैसे से 3 और लॉन्च कर दूंगा, फिर वहां से जो पैसे आएंगे उससे 2 और लॉन्च कर दूंगा। इसमें बिल्डर फंसता चला जाता है, वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में खुद आ जाता है। अब इस पर कोई बिल्डर लॉबी का आकर कहेगा ये अब कैसे हो सकता है, अब तो रेरा है, एस्क्रो अकाउंट है। माफ कीजिएगा, रेरा कितना इफेक्टिव है हम सब जानते हैं, एस्क्रो अकाउंट यहां पर कैसे मैनेज होता है हम सब जानते हैं। एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकालने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सीए का सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है हम सब जानते हैं। फंड डाइवर्जन इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और यही एक बहुत बड़ी वजह रही है इंडियन हाउसिंग मार्केट को आज की स्थिति में लाने के लिए। और ये तीनों वजह क्यों है? क्योंकि बिल्डर को ना तो बायर की परवाह है, ना सिस्टम का डर है। मैं ऐसे ऐसे बिल्डर से मिला हूं जिसकी अपनी एक फाइनेंस कंपनी भी थी। टीम को इंस्ट्रक्शन था चाहे थोड़ा डिस्काउंट दो लेकिन डाउन पेमेंट प्लान में ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसे लो, उस पैसे को डाइवर्ट करो फाइनेंस कंपनी में, वहां से आप ज्यादा पैसे बनाओ और यहां 2 साल के बाद भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो क्या होगा। मैंने एक बार उस बिल्डर से पूछा भी था तो उसका जवाब था कोई 1000 में से 10-12 बायर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मैं उनको मैनेज कर लूंगा। होम बायर इंडिया में, और मैं उन बायर की बात नहीं कर रहा हूं जो 100 करोड़ 200 करोड़ के अपार्टमेंट खरीदते हैं, उनके पास एक डेप्थ है कि वो बिल्डर को कॉन्टेस्ट कर सकें। ज्यादातर बायर बहुत फाइनेंशियली स्ट्रेच करके घर खरीदते हैं, उनके पास बिल्डर से लड़ने के लिए रिसोर्स नहीं होता है और अगर नौकरी पेशा है तो टाइम भी नहीं होता है। बिल्डर इस बात को जानता है, तो बिल्डर फिर कहता है कि 1000 बायर में से कोई 10-12 आएंगे, उनको मैनेज कर लूंगा, किसी के ड्राइंग रूम में सोफा सेट और फर्नीचर ऑफर कर दूंगा, वो मान जाएगा और उसके पैसे से मैंने बहुत कुछ बना लिया होगा उस 2 साल में, या किसी के घर में एसी लगा दूंगा, वो मान जाएगा। ये और बात है कि मैं जिस बिल्डर की बात कर रहा हूं इसी मेंटालिटी की वजह से वो इवेंचुअली जेल भी गया। लेकिन ये 3-4 वजह हैं जो इंडिया के हाउसिंग मार्केट को इतना नोटोरियस मार्केट बना चुका है। सवाल यहां पर ये उठता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले के लिए बिल्डर आपसे ये कहता है कि मेरे ये चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सीधा सवाल पूछिए इसी मार्केट में दूसरे बिल्डर कैसे डिलीवर कर रहे हैं। सवाल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर का नहीं है, सवाल एक्सटर्नल फोर्सेज का नहीं है, सवाल आपकी अपनी डिमेरिट्स का है। यही वो वजह है कि एक आम घर खरीदार सालों साल घर के इंतजार में बैठा होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या पॉलिसी मेकर्स उसको इंप्लीमेंट करेंगे? ये है बड़ा सवाल। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें इस पर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।